तो अब सिख कम्युनिटी की जब हम मैच मेकिंग की बात करते हैं तो क्या क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं या आजकल सिख कम्युनिटी में भी उतनी चैलेंजेस हैं जितने अदर कम्युनिटीज़ में हैं। थोड़ा सा ये है कि चलो हम लोग आपस में थोड़ा सा अटैच रहते हैं। सबसे पहले बता दूं कि हम लोग हॉरोस्कोप वगैरह में बिलीव ही नहीं करते हैं। तो अब जो जट कम्युनिटी है वो जट कम्युनिटी में ही जाना पसंद करती है। अच्छा, वो अदर कम्युनिटी अरोड़ा खत्री या रामगढ़ियों में जाना नहीं पसंद करते हैं। तो मतलब अगर किसी के घर में मर्सिडीज है और दूसरे के घर में मर्सिडीज नहीं है हाँ, तो या BMW है और किसी के घर में BMW नहीं है तो वो नेचुरल करता है? बिल्कुल मैटर करता है सर। जो BMW से नीचे जाता ही नहीं है। तो तब उसने बताया कि मैंने वहाँ पे किसी NRI से शादी कर ली सिटीजनशिप लेने के लिए। उसके लिए उसने $6 लाख जो है उनको पे किया है। $6 लाख। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरन टॉक्स। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर कमलजीत सिंह, हु इज़ अ वेरी सीनियर काउंसलर विद साइकोरन मैट्रिमोनियल्स। आज हम डिटेल में बात करेंगे सिख कम्युनिटी की, मैच मेकिंग की और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। वेलकम टू दिस शो कमल जी। थैंक यू सोमनाथ सर, मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। आपके सभी व्यूवर्स को मेरी नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। कमल जी, हमारा एक जनरल एक पैटर्न होता है, जब भी एक काउंसलर हमारे साथ इंटरव्यू पे आता है तो उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। तो आज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे, कहाँ और साइकोरन में कैसे। मेरी जर्नी की बात करेंगे तो मेरी जर्नी बहुत लंबी है जी। पढ़ाई के साथ साथ मैंने दूध बेचना शुरू किया। आप यानी यंग एज थे? यंग एज से मैंने काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली मिल्क स्कीम की एक स्कीम चलती थी उस समय, वो स्टूडेंट्स को ही अपॉर्चुनिटीज़ दे देते। तो आप थे उसमें? मैं उसमें था। अच्छा, 5-6 साल मैंने वो किया। साइड बाय साइड अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की। करते करते मैंने MBA भी किया। उसके बाद मैंने फिल्म लाइन पे चला गया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग फिल्में कॉपीराइट्स बाय करते थे फॉर वेरियस चैनल्स ऑफ दूरदर्शन। अच्छा, चाहे सॉन्ग्स हो, मूवीज हो या नाटक हो, एपिसोड्स हो। तो हमने 8 से 10 साल मैंने वो काम किया। उसके बाद जैसे जैसे और डिजिटल मार्केट में इंडिया कन्वर्ट होता गया, थोड़ा सा वहाँ टफ होता गया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करना। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने फ्रैंकलिन एयर होस्टेस, आपने सुना होगा, बिल्कुल, वहाँ पे मैंने एज ए ऑपरेशन मैनेजर भी काम किया, पैन इंडिया। अच्छा, उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैं साइकोरियन में आया। तो 4-5 इंडस्ट्री चेंज करके आया। और फिर इस इंडस्ट्री में आपको इतना टाइम कैसे रह गया? मतलब इस इंडस्ट्री में एक्चुअली मैंने साइकोलॉजी जो है पढ़ी हुई है। अच्छा, तो लोगों से इंटरेक्ट करना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। उनके किसी भी पर्सनल जो भी इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना। तो इजी टू कनेक्ट हो जाता हूँ मैं लोगों से। अच्छा, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है इसमें वो काम करना। इसलिए अब साइकोरियन में कब मेरी लॉन्ग जर्नी हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। और कितना टाइम हो गया आपको साइकोरियन? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो आप कौन सी कम्युनिटी में मेनली डील करते हैं? वैसे मैं स्पेशली सिख में ही देखता हूँ। अच्छा, पर ऑल कम्युनिटी भी मैं अदर कम्युनिटीज़ में भी डील कर लेता हूँ, चाहे पंजाबीज़ हों, अग्रवाल्स हों, मारवाड़ीज़ हों, सभी में। तो कमल जी, आज हम जनरल टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो आपकी कम्युनिटी से ही करेंगे। तो अब सिख कम्युनिटी की जब हम मैच मेकिंग की बात करते हैं तो क्या क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं या उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो किसी को देखनी होती है, हमारे व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए? आजकल सिख कम्युनिटी में भी उतनी चैलेंजेस हैं जितने अदर कम्युनिटीज़ में हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये है कि चलो हम लोग आपस में थोड़ा सा अटैच रहते हैं। तो थोड़ा इजी रहता है, बट चैलेंजेस तो हैं ही। तो कमल जी, जैसे आप सिख कम्युनिटी में काम करते हैं स्पेशली, तो इस कम्युनिटी के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी, और क्या क्या चैलेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर कम्युनिटी? एडवांटेज सबसे पहले बता दूं कि हम लोग हॉरोस्कोप वगैरह में बिलीव ही नहीं करते। अच्छा, सबसे बढ़िया वो है ही नहीं। अच्छा, बिलीव ही ना ही कोई हमें कोई स्पेशल मुहूर्त देखना पड़ता है शादी के लिए। अच्छा, हाँ, ये तो है ही। तो एक छुट्टी का दिन देखते हैं जहाँ सब लोग इजी आ जाएं, हमारा मुहूर्त है, तो वो दिन डिसाइड कर लेते हैं और हॉरोस्कोप देखते हैं। सबसे बड़ी एडवांटेज यही है। थोड़े बहुत चैलेंजेस जैसे अदर कम्युनिटी में कि कास्ट सिस्टम थोड़ा सा है, थोड़ा सा स्टेटस है। क्या क्या कास्ट होती है नॉर्मली? जैसे सिखों में जट सिख होते हैं, अरोड़ा खत्रीस होते हैं, कुकरेन्स होते हैं, रामगढ़ियाज होते हैं। अच्छा, प्रजापति भी होते हैं। तो अब जो जट कम्युनिटी है वो जट कम्युनिटी में ही जाना पसंद करती है। अच्छा, वो अदर कम्युनिटी अरोड़ा खत्री या रामगढ़ियों में जाना नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अरोड़ा खत्री या रामगढ़ी फिर भी एक
परसेंट को अदर कम्युनिटी में जा सकते हैं, ओके, या चले भी जाते हैं। ऐसे कोई पर्टिकुलर वजह जिसकी वजह से कम्युनिटी एक्चुअली जट कम्युनिटी थोड़ा सा अपने आप को टॉप कम्युनिटी समझती है सिखों में, तो उनके पास लैंड वगैरह होते हैं, तो उनको ये होता है कि सबसे पहले हम वहीं करेंगे जहाँ थोड़े से लैंड हो, खेती बाड़ी हो, ऐसा कुछ एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। तो वो अपनी कम्युनिटी कम्युनिटी भी रहते हैं, हाँ, इस वजह से। वो खत्रिय रोड़ा और रामगढ़िया आप कह रहे हो थोड़ा सॉफ्ट होते थोड़े से सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत ईजी टू वो हो जाते हैं, अदरवाइज जट तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो आपकी कम्युनिटी में टर्बन नॉन टर्बन ऐसा भी कुछ है या कुछ और भी नॉर्म्स होते हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर? नहीं होते हैं, जैसे हमारे यहाँ नॉन ट्रिमर भी रहते हैं, ट्रिमर भी रहते हैं, क्लीन शेवन भी रहते हैं। थोड़ा आप बताएं। क्लीन शेवन जैसे मैं करता हूँ कि जैसे क्लीन शेवन जिन्होंने टर्बन नहीं रखी है, सिर के बाल नहीं रखे हैं, अच्छा, और अपना बियर्ड भी नहीं रखी है, तो जैसे नॉर्मल लोग आए। और ट्रिमर वो आ गए जिन्होंने सिर के बाल रखे हुए हैं और अपना बियर्ड ट्रिम कर रहे हैं। ओके, तो जो नॉन ट्रिमर हुए वो बियर्ड भी ट्रिम नहीं कर रहे और सर के बाल भी प्रॉपर है। तो उनमें क्या होता है, जो नॉन ट्रिमर है वो नॉन ट्रिमर में ही अच्छा वो मैंने पर्टिकुलर प्रेफरेंस डालते हैं, हम रहती है ओके कि हमें नॉन ट्रिमर ही मिल जाए। लेकिन आजकल थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं कि अब जो लड़कियां हैं उनके पेरेंट्स तो हमें मांगते हैं कि हमें नॉन ट्रिमर बच्चा चाहिए, ओके, विदाउट ट्रिमर चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों के माइंड में होता है कि हमें अगर ट्रिमर भी मिल जाए या क्लीन शेवन भी मिल जाए तो हम लोग देख सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा चैलेंजेस आ जाता है कि पेरेंट्स की डिमांड कुछ और होती है, बच्चे कुछ और चाह रहे होते हैं। अभी जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आया था, ऐसे उनके पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हुए थे, पेरेंट्स मेरे को बोल रहे हैं कि हम लोग सिख कम्युनिटी में देखना पसंद करेंगे, अच्छा, नॉन ट्रिमर हो। तो जैसे मैंने एक बार उनकी डॉटर का व्यूज़ जानना चाहा, तो शी सेड कि भाई आई एम ओके विद क्लीन शेवन ऑल्सो, भाई अदर हिंदू पंजाबी जैसे होते हैं, अगर वैसे भी देखें तो मैं आई कैन। मतलब बच्चों की चॉइस थोड़ी इवॉल्व हो रही है विद टाइम, और जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी थोड़े से ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम पे रहते हैं। और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी कम्युनिटी में मैच मेकिंग को स्पेशली लेकर? स्टेटस आजकल लोग मांग रहे हैं हमसे, अच्छा, फाइनेंशियल लेवल ओके, जितना है उनसे भी कई बार एक्सपेक्ट करते हैं, स्पेशली कि हमें उनसे थोड़ा सा बढ़ के मिल जाए, ओके, या और वो स्टेटस मैच करता होता है। कई बार वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अब जैसे आप चंडीगढ़ के लोग लगा लो, बेशक वो इनकम उनका और एक मेट्रो सिटी की जितनी फैमिलीज है उनकी इनकम लेवल बराबर हो सकती है, ओके, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड दोनों का डिफरेंट है। कैसे, थोड़ा आप एक्सप्लेन। जैसे अब मेट्रो सिटी में तो आप पूरी कोठियाँ हैं, लेकिन वहाँ वो चंडीगढ़ या पंजाब साइड में चले जाए, वहाँ इंडिविजुअल फार्म हाउस टाइप्स लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वैसा रहन सहन है। ओके, कि जैसे 1000 गज की कोठी होगी तो वहाँ 500 गज में कंस्ट्रक्ट कर लिया, बाकी अपना ओपन रख दिया। ओके, तो जैसे पंजाबियों को कहावत है ना, घर के अंदर वेड़ा होना चाहिए। अच्छा, वो दिल्ली जैसे या बॉम्बे जैसे शहरों में नहीं पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो उनको वो घर ऐसे रहन सहन जो है लिविंग स्टैंडर्ड पसंद नहीं आता है। तो वहाँ की फैमिलीज़ के लिए हमें कई बार चैलेंजेस आते हैं कि ऐसा फाइनेंशियल लेवल तो हम दे रहे हैं उनको, ओके, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड जो उनसे मैच करता हुआ नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ की अगर लड़की है, अगर हम उसको दिल्ली का सजेस्ट करेंगे तो वो शायद उतने कीन नहीं होते, उतने कीन नहीं होते हैं, ऐसा रहता है। ओके, और दिल्ली की लड़की चंडीगढ़ में कीन होती है? वो भी नहीं होती है इसी, क्योंकि यहाँ का अपना ग्लैमर है, तो वो छोटे शहरों में इतना ग्लैमर नहीं है। फिर आप लोग ये शादियाँ कराते कैसे हैं? हर एक चीज़ तो नहीं मिलती, हम उनको समझाते भी, आपको आउट ऑफ द 10 अगर 5-6 पैरामीटर्स मिल रहे हैं या चॉइसेस मिल रही है, ओके, तो 100% तो किसी के लिए भी नहीं, तो कुछ लोग एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो आपकी कम्युनिटी के अंदर आजकल और क्या ट्रेंडिंग है इन टर्म्स ऑफ मैच मेकिंग? आजकल तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है तो लोगों के अंदर वो ट्रेंड भी, लाइफस्टाइल जीने का भी चेंज होता जा रहा है, डिमांड भी वैसे बढ़ती जा रही है। जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि चंडीगढ़ के लोग, पंजाब के लोग हैं, उनको घर का साइज़ बड़ा मैटर करता है। अच्छा, वो एक पैरामीटर है, ओके, कि वो दिल्ली जैसे घर यहाँ छोटे छोटे, अगर 300 गज की कोठी भी है तो वो एक कोठी है, करेक्ट है ना। बेशक वो पंजाब में भी अगर 500 गज का घर है, दिल्ली में भी है, तो वो, लेकिन दोनों में चेंजेस देखेंगे, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, वो थोड़ा डिफरेंट है, लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है उनका। ओके, ये हो गया। फिर आजकल लोग गाड़ियों के शौकीन हो रहे हैं, पंजाब में जैसे आपको मालूम है खुला माहौल है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखना पसंद करते हैं, वो भी एक पैरामीटर हो गया कि गाड़ियाँ कौन सी मेंटेन कर रहे हैं, वो पूछते हैं हमसे। तो मतलब अगर किसी के घर में मर्सिडीज है और दूसरे के घर में मर्सिडीज नहीं है, हाँ, तो या BMW है और किसी के घर में BMW नहीं है, तो नेचुरल बिल्कुल मैटर करता है सर। जो BMW से नीचे जाता ही नहीं है, वो तो एक्सपेक्ट करेंगे ना, इससे BMW भी है तो टॉप का मॉडल होना चाहिए सामने वाले के पास। अच्छा, ऐसा भी है।
और मतलब मॉडल पे बात आ जाती है ना, फिर अच्छा, नो मैटर फैमिली कितनी अच्छी है, अगर वो गाड़ी नहीं है तो वो बात की बात है ना, पहले तो 5-6 चीज़ें ट्रेंडिंग वाली चाहिए, चाहे लुक्स भी हो गई। अच्छा, अब आजकल लोग कहते हैं हमें नॉन ट्रिमर बच्चा चाहिए, यानी कि जिसकी दाढ़ी ट्रिम ना हो। अब वो दाढ़ी ट्रिम नहीं होगी तो उनके बाल जो है, फेस जो है भरा होता है, तो वहाँ लड़की रिजेक्ट कर देती है, भाई लुक्स तो है नहीं इसकी। ये तो मेरे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी मैंने किसी को सजेस्ट किया तो उनकी डॉटर कहती है ये तो मेरे ताई के जैसे लगता है, अंकल के जैसे। अच्छा, ओके, मैच्योरिटी थोड़ी मैच्योरिटी, क्योंकि नेचुरल वो फेस भर जाता है ना, ओके, और ट्रिम करेंगे तो उतना फेस थोड़ा सा लाइट और हल्का हो जाता है। तो लड़कियां तो वो चाहती है कि उनको थोड़ा स्मार्ट भी दिखे, ओके। तो वहाँ इशू आ जाता है, पेरेंट्स और बच्चों की फिर चीज़ें नहीं है। दोनों की चॉइसेस मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। और क्या चैलेंज आते हैं आपको? और यही है कि लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे मेरे सारे चैलेंज यही है कि बच्चे क्या चाह रहे हैं और पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं। एजुकेशन को लेकर के कितना बिल्कुल है, वो भी रहता है कि अगर कोई एग्जाम्पल के तो अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट है तो अच्छा इंस्टीट्यूट बच्चा मांगते हैं। अच्छा, आपने अभी बात करी कि चंडीगढ़ के लोग बड़े घरों में रहना पसंद करते हैं, उनकी चॉइस थोड़ी लाइफस्टाइल को लेकर के काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो लोग। तो ऐसा ट्रेंड है कि बड़े शहर की लड़कियां छोटे शहर में नहीं जाना चाहती हैं, छोटे शहर की लड़कियां बड़े शहर की तरफ ज़्यादा जाना चाहती हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। शहरों की भी बात है, सिटी कौन सी मैटर। जैसे हमने सुना है पंजाब में बहुत सारे लोग ओवरसीज जाना बहुत पसंद करते हैं, ऐसा कोई ट्रेंड है? वो इसलिए भी है क्योंकि उनको लगता है पंजाब में अभी वो थोड़ा सा ओपन कल्चर नहीं आ पाया, इसलिए वो भाग रहे हैं ओपन कैसे भी करके, यहाँ स्कोप नहीं है, ऐसा उनका माइंड सेट है। तो वो सीधा किसी ना किसी एक टाइम पे पंजाब में एनआरआईज को लेकर के बहुत मतलब लोगों की चॉइस ही होती थी कि हमारा जो ग्रूम हो या जो हमारा जो मैच हो वो एनआरआई हो, वो लंदन या यूएस या कहीं कनाडा सेटल हो। तो अभी भी वो ट्रेंड आज भी है, आज भी है उसमें कोई कट डाउन नहीं हुआ है, कोई कट डाउन नहीं हुआ है। आज भी हमसे लोग मांगते हैं जी मुझे कोई पक्का लड़का मिल जाए। मैंने सोचा पक्का लड़का, हम तो समझ आते हैं पक्का लड़का इन द सेंस कि कोई वेल सेटल्ड सिटीजन बच्चा मिल जाए हमें। पक्का लड़का मतलब कि वहाँ का सिटीजन हो या पीआर होल्डर हो, जो वहाँ की सिटीजनशिप ले रखा हो। अच्छा, कोई वैसे H1 पे गया हो या कोई H1 तो नहीं, वो कह रहे पक्का लड़का चाहिए। अच्छा, पक्का मतलब जिसके पास परमानेंट। ओके। तो मतलब आप कह रहे हो कि अभी भी लोगों के अंदर एनआरआई को लेकर के उतना ही चार्म है जो पहले था। हाँ जी। तो आजकल जो एनआरआईज की कुछ शादियां चल रही हैं, जैसे कि उसमें कुछ स्कैम्स वगैरह भी हो रहे हैं, मैंने सुना था, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, स्कैम्स हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, कई हो भी चुके हैं। जैसे कुछ एनआरआईज आते हैं, आपको सिटीजनशिप के बहाने शादी कर लेते हैं, आप उनसे, वो आपसे पैसे भी ले लेते हैं। मतलब एक प्रोस्पेक्ट इंडिया आता है, किसी को बाहर जाना है तो वो आपसे पैसे लेगा, आपसे शादी करेगा और वो वहाँ पे उनको ले जाएगा और वहाँ पे फिर डिवोर्स दे देगा। या लेके भी नहीं जाएगा, वो कहेगा कि मैं अभी आपके पेपर वेपर तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद वो आता ही नहीं है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ओह, पर ऐसा नहीं कि खाली लड़के ही करते हैं, कुछ लड़कियां भी करती हैं। तो कोई केस अभी जैसे रिसेंटली हुआ था कि एक लड़की इंडिया आई, ओके, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी साथ में शायद इन्वॉल्व थे। अच्छा, उसने शायद ऐसे कई केसेस भी किए थे, बाद में पता लगा। अच्छा, वो इंडिया आते हैं जो लड़के नहीं जा पा रहे ड्यू टू एनी रीज़न फॉरेन, और वो जाना चाह रहे हैं, अच्छा, तो उनको अपना 15-20 लाख रुपए कुछ भी अमाउंट, ऐसा मोटा अमाउंट चार्ज करते हैं, तो वो वहाँ पे चली जाती है लड़की, उसके बाद उनको लेके ही नहीं जाते। एक टाइम से स्कैम ही हो गया। ऐसे कितने लोगों से पैसे लिए होंगे, और कुछ लोग तो अभी फ्रंट में आ रहे हैं, कुछ लोग जो बेचारे आते ही नहीं हैं। तो जहाँ कमल जी इतने सारे स्कैम्स होते हैं, एनआरआई की वेरिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या ड्यू डिलिजेंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो आप लोग एज अ कंपनी, एज साइकोरन मैट्रिमोनियल्स, आप लोग क्या क्या चीज़ें इंश्योर करते हो या ड्यू डिलिजेंस क्या क्या करते हो ताकि आप एक राइट फैमिली जिनको मैच चाहिए उनके लिए आप केटर कर पाओ? हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लाइंट से मिलते हैं, जो भी हमारे पास आता है। अच्छा, उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ओके, कैंडिडेट कौन है उसके बारे में जानते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, ओके, फैमिली का क्या स्टेटस उनका, और एक्सटेंडेड फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, ओके, ये सारा कुछ देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको थोड़ा सा बाईपास करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो हमें लगता है कि ये सिर्फ बाहर जाने के मकसद से ही हमारे पास आ रहा है, तो हम ऐसे क्लाइंट को खुद ही मना कर देते हैं, हम उनको लेते ही नहीं है अपने साथ। आप हर क्लाइंट को बहुत डीप मैक्रो लेवल पे खुद ही हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री लेवल हो या खुद भी हमारी असेसमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि हम क्लाइंट के सामने बैठने से पता लग जाता है कि ये क्या चाहने आया है हमसे।
जहाँ ऐसे आपने बात किया बहुत सारे स्कैम्स होते हैं और आप लोग मेक श्योर करते हैं साइकोरन की तरफ से कि सारी ड्यू डिलिजेंस करें, तो कोई आप ऐसे कोई रियल लाइफ कोई इंसिडेंस आपके सामने आया हो थोड़ा? हाँ, मेरे पास एक चीज़ ऐसा है, क्लाइंट आए थे हमारे पास। ओके। उनकी डॉटर पोस्ट ग्रेजुएट थी, अच्छा, अच्छे लेवल पे जॉब भी करी थी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में। अच्छा। तो जब मैंने फैमिली से बात करी, फिर मैंने डॉटर से बात करी, फिर मैंने उसकी सिटीजनशिप के बारे में पूछा कि कौन से वीज़ा पे हैं, तो उन्होंने शी वॉज अराउंड 31। ओके। तो जैसे उसने बोला कि मैं यूएस सिटीज़न हूँ, ओके। तो वहाँ मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो गया या ऊपर एकदम से, क्योंकि 31 में यूएस सिटीजनशिप मिलना इजी नहीं है। तो मेरे को वहाँ थोड़ा सा मैंने और क्वेश्चन उससे जानना चाहिए, इतनी जल्दी आपको कैसे मिल गई, क्योंकि आप तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट पे वहाँ पे यूएस में गए हो। तो तब उसने बताया कि मैंने वहाँ पे किसी एनआरआई से शादी कर ली, उनको सिटीजनशिप लेने के लिए। उसके लिए उसने $6 लाख जो है उनको पे किया है। $6 लाख टू गेट अ यूएस सिटीजन? यूएस और उनको मिल भी गई। और उन्होंने बताया कि मैंने वहाँ से शादी करी और 6 मंथ का जो नॉर्मल प्रोसीजर वहाँ पे है डिवोर्स लेने का, तो वो उन्होंने फिर उसको फॉलो किया। एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज था वो एक तरह का। ये भी आजकल चल रहा है। तो आपने इस चीज़ को डील कैसे किया इसको? तो जब मैंने उससे पूछा कि आपने इतना दिया, तो अभी आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आपने टोटल अमाउंट बताई $6 लाख $6 लाख तो आप विच इज अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए उसको इंडियन करेंसी में हो गया। तो मैं ख्याल से उस समय की अगर मैं 70 रुपीज़ भी लगाऊँ तो अराउंड 4 CR समथिंग। That's a huge amount. 4 करोड़ रुपए के अंदर आपको यूएस सिटीजनशिप मिल सकती है। 4 to 5 करोड़ के अंदर। ओके। तो आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया? फिर मैंने उनका मैरिटल स्टेटस जाना था, तो शी सेड कि भाई, मैं कहा आप तो डिवोर्स हैं, पर वो चाह रही थी कि मेरे को यहाँ पे नेवर मैरिड कंसिडर किया जाए, मेरी तो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है। तो हमने उनको मना कर दिया। हमने उनको बोला कि हम आपको ऐसा रीमैरिज का केस या सेकंड मैरिज का केस, तो सेकंड मैरिज है, या हम वैसे ही आपको डील करेंगे। तो फिर वो थोड़ा मैंने उनको गाइड भी किया, भी आपके लिए नहीं तो ये चैलेंजेस आएंगे। फिर मेरी बात से सहमत हुई और हमकी शादी हो गई। बहुत बढ़िया। बाकी इसमें जो एनआरआईज की हम जब बात करते हैं या किसी को जाना है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर जाकर के इंडियन ब्राइड सीख करते हैं? जैसे कोई अभी लंदन में है एग्जाम्पल, और या किसी और कंट्री में, तो उनकी चॉइस रहती है इंडिया से लड़की लाने की, या वो खुद कहते हैं कि जी हम लंदन गए, हमें लंदन का ही दो? नहीं, वो आज भी इंडिया से कहाँ रहती है? आप कहाँ केटर कर? हम आज पैन इंडिया के अलावा 10 से 15 कंट्री में काम कर रहे हैं, चाहे यूएस, कनाडा, लंदन हो गया, यूरोप हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई, सिंगापुर हो गया। रिसेंटली हमने नाइजीरिया जैसी कंट्री में भी काम किया है। अच्छा, नाइजीरिया में कोविड में? अच्छा, या तो एक क्लाइंट ने किसी क्लाइंट ने किसी को हमारा रेफरेंस दिया था। ओके। तो उन्होंने फिर हमें अप्रोच किया था। तो लोग आज भी, चाहे वो वहाँ पे सिटीजन है या H1 पे है, किसी भी वो लड़की अगर शादी करना चाह रहे हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि हमें कोई बच्चा इंडिया से मिल जाए। तो वो अभी भी इंडिया को एज अ पॉइंट डेस्टिनेशन लेकर के चलते हैं। अच्छा कमल जी, मेरा सवाल एक और ये है कि जैसे सिख कम्युनिटी है, उसके अंदर नॉर्मली लोगों के प्रेफरेंस कौन से क्लास को लेकर के आती हैं इन टर्म्स के? बिजनेस, प्रोफेशन, या कुछ और? ऐसा कुछ होता है कि हमें सरकारी नौकर चाहिए, या हमें बिजनेस वाला चाहिए, या हमें कोई प्रोफेशनल चाहिए? इस टाइप का कोई ट्रेंड है? नहीं, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं। अगर कोई बिजनेसमैन फैमिली तो उसको बिजनेसमैन ही चाहिए। उसको तो मेजोरिटी किस में आते हैं? ज़्यादातर बिजनेसमैन ही आते हैं हमारे वरना सिख कम्युनिटीज़ में बिजनेसमैन आते हैं। ओके। प्रोफेशनल्स भी आते हैं, तो उनको फिर अगर प्रोफेशनल्स है तो ठीक है, अगर लड़की हैं तो वो बिजनेस क्लास में चली जाती हैं, पर उनकी कंडीशन रहती है कि हम लोग जॉब कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो अच्छा, आप वो थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन फैमिलीज़ हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो डॉटर इन लॉ है वो 9 to 9 जॉब ना करे, हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वहाँ हो सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, तो वहाँ थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। ओके। सिख कम्युनिटी में क्या कोई, जैसे बाकी कम्युनिटी में बजट्स को लेकर के इशू रहता है, आपकी कम्युनिटी में नहीं? ऐसा कोई फिक्स बजट नहीं रहता, लेकिन सब ये चाहते हैं कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए। ओके, लेविश होनी चाहिए। क्योंकि सिखों में फंक्शंस काफ़ी होते हैं, और थोड़े कुछ फंक्शंस के बारे में कुछ बताएं क्या? नॉर्मल जैसे हिंदू कस्टम्स के हिसाब से सरदारों के कस्टम्स में क्या कैसे? सरदारों में ये है कि हमारे में जैसे अगर सबसे पहले अगर आज हमें कोई रिश्ता पसंद आ जाता है, ओके,
तो सबसे पहले हम एक रोका सेरेमनी करते हैं, अरदास सेरेमनी करते हैं। वो कई बार लोग पहले तो गुरुद्वारे में नॉर्मली कर लेते थे, ओके, आजकल उसको भी लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के करते हैं। अभी एक बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया, वहाँ पे गुरुद्वारे से ग्रंथी बुला लिया, वहाँ अरदास करवा दी, और बाकी फिर वही सारा डीजे वीजे सब शो जो है वो किया। ओके, पहले वो नॉर्मली गुरुद्वारे के अंदर ही बैठ के हो जाती थी, अच्छा, नॉर्मल सी। उसके बाद फिर सगन और चुन्नी का अलग है, अच्छा, कि सगन अलग है, चुन्नी अलग है। पहले क्या होता था कि लड़की वाले सुबह आते थे, लड़के वालों के यहाँ पे वो सगन लगा के चले जाते थे, और सेम डे लड़के वाले शाम को जाके लड़की को उनके घर पे जाके चुन्नी चढ़ा देते थे। अच्छा, लेकिन आजकल एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लोग ये सेरेमनी जो है कर देते हैं, ओके, सगन भी और चुन्नी में सेम कर देते हैं। ओके। उसके बाद फिर एक जागो नाइट होती है, जिसमें लोग जागो निकालते हैं, जागो मतलब? जो हमारा कल्चर से रिलेटेड है। अच्छा। नाइट में एक आपने देखा होगा कि गागर होती है, उसको उल्टी करके उसमें, आजकल शहरों में तो नहीं जगाते हैं, लेकिन नॉर्मली उसमें आटे के दिए के अंदर तेल डाल के जगाया जाता था। दिए जगा के वो फिर पूरे, जैसे आप अगर एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में, वो हम क्या देते तो हैं। वो दिल्ली में भी है? दिल्ली में भी है आजकल, खुद है? अब तो होता ही है, अब तो सब लोग करते हैं। पहले कोई करता है, लेकिन अब सब लोग करते हैं। वो भी ट्रेंड हो गया, ट्रेंड हो गया आजकल। ओके। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अपना जो है संडे दिन रात। तो संडे की कोई खास रेलेवेंस है क्या कि आप ऐसा कोई रेलिवेंस नहीं है, बस छुट्टी है तो इसलिए संडे एक फिक्स बन गया है, चलो संडे ही करना है। ऐसा कुछ वो नहीं है, रेलिवेंस नहीं है। लोग ऐसा नहीं है, वीकडेज में भी करते हैं कुछ, जैसे उनको ठीक लगता है। सिख कम्युनिटी कितनी ओपन है अपनी कम्युनिटी के बाहर जाने में? जैसे आप सिख तो एक रिलीजन हो गया, राइट। तो आप उसमें आपने बहुत सारे सेक्शंस बताए कि जाट, खत्रिया, रोड़ा, रामगढ़िया। अब क्या सिख कम्युनिटी नॉन सिख यानी एक अपने रिलीजन के बाहर, जैसे हिंदू पंजाबी हो गए या कोई और कास्ट, उसको भी कंसिडर करती है या? कर रही हैं, धीरे धीरे वो ओपन हो रहे हैं। अभी उतना ओपन नहीं हो पाए हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे कुछ फैमिलीज समझ लो कि इनकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। तो कोई आप अपना कोई किस्सा सुनाना चाहे जहाँ पे आप लोगों ने क्रॉस रिलीजन मैरिज कराई हो, कुछ कराई होंगी? हाँ बिल्कुल कराई हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास पेरेंट्स आए थे, तो उनकी चॉइस ओपन थी, क्योंकि डॉटर भी वही चाह रहे थे। फिर हमने कुछ, हमारे पास लड़के भी आते हैं, उनकी भी चॉइस ओपन होती है। ओके। तो फिर जब हम उनको नॉन प्रोफेशनल थे या बिजनेस थे? फादर बिजनेसमैन थे, लड़की प्रोफेशनल थी, तो उनकी चॉइस प्रोफेशनल जो है। हाँ, तो फिर हमने उनको नॉन सिख जो है फैमिलीज दी, और वहाँ पे रिश्ता हमारा डन हो गया। अच्छा, वो हाँ, क्योंकि लड़की की डिमांड पहले थी वहाँ पे, कि जो लड़की की चॉइस थी ओके, उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमें प्रोफाइल मिल गया। उसको प्रोफेशनल चाहिए था, ओके, वहाँ पे हमने उसको दिया। तो आप एक बारी शादी होने के बाद आप वॉच आउट भी करते हैं कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, वो भी आप करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ फैमिली से हमारा कनेक्शन रहता है, तो ऑलमोस्ट ठीक ही चल रही होती हैं सभी। कमल जी, आप जैसे इस प्रोफेशन में तो आपको काफ़ी टाइम हो गया, क्या मेडिकल हिस्ट्री को लेकर के क्लाइंट्स आपके कंसर्न रखते हैं क्या? हाँ, अभी अब कुछ क्लाइंट्स हमें इस पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं या डिमांड करने लगे हैं कि आप हमें लड़कों की स्पेशली, कि उनकी हमें मेडिकल रिपोर्ट्स का स्टेटस क्या है आपके पास। और फिर उसको तो अभी तो क्या ये चीज़ें इतनी ओपन नहीं है, लेकिन आने वाले इस टाइम में कुछ टाइम में बाद ओपन हो जाएंगी कि ब्लड ग्रुप या मेडिकल। कोई पर्टिकुलर रीज़न था उनका ये मांगने का, ये सारे क्लाइंट मांग रहे हैं या कुछ 1%? अभी कुछ ही क्लाइंट पर्पस क्या है ये सब जानने का? मे बी जो आजकल आप सोसाइटी में इतना नशा वशा जो फैल रहा है, या लाइफस्टाइल डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, उस वजह से शायद उनको लगता है। क्योंकि आस पड़ोस में लोग अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ केसेस देखते होंगे जिसकी वजह से उनकी मैरिज डिसॉल्व हुई होगी, तो शायद वो अपने बच्चे के लिए उस पॉइंट पे कंसिडर करना चाह रहे होंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, तभी उन्होंने डिमांड की। लेकिन मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये नेसेसरी हो जाएगा कि लोग मांगने लग ही जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रोफेशन है, सिंस आप इतने सालों से इस प्रोफेशन के अंदर हैं, जैसे आपके में बिजनेस वाले आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है या थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस? हाँ बिल्कुल रहता है ऐसे ना, ऐसा रहता है? कुछ जैसे हमारे पास जो एयरलाइन इंडस्ट्री के बच्चे हैं, अच्छा, चाहे वो पायलट हैं या कैबिन क्रूज हैं, थोड़ा सा उनके लिए हमें चैलेंजेस आते हैं। मतलब लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी उनको लेकर के थोड़ी सी है, क्योंकि उनका टाइमिंग का थोड़ा सा रहता है कि कई बार पायलट है तो अगर वो इंटरनेशनल फ्लाइट कर रहा है तो 3-4 दिन वो बाहर ही है। अच्छा, हाँ,
तो वहाँ पे उनका पार्टनर चाहता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ही रहे तो ज़्यादा बेटर है, कि सुबह जाए काम पे और शाम को वापस घर आना चाहिए। तो फिर तो आप ऐसे क्लाइंट मुझे मिले था, वो कहता है, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप पायलट देखना चाहोगे उनकी चॉइस में, मैं जब उनकी चॉइस नोट कर रहा था, अच्छा, तो मैंने कहा एज अ पायलट आप देखना चाहोगे, तब उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने रीज़न जानना चाहा, भी पैकेज भी अच्छा, सब चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल भी अच्छा है, स्टैंडर्ड भी ठीक है। तो वो कहती नहीं, मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए जो सुबह जाए और शाम को घर आ जाए, 4 दिन बाद ना आए। 4 दिन बाद ना आए। तो वो थोड़ा सा उनका फ्लाइंग जो ज़्यादा रहता है उस वजह से शायद लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ओके। तो कमल जी, सिंस आपकी इतनी विजडम है इस फील्ड के अंदर रहने, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो हमारे साथ कुछ ऐसी मेन टिप्स शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि जब हम मैच मेकिंग करें तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें कंसिडर करने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अपने माइंड में रखनी चाहिए मैच मेकिंग करते वक्त? मैच मेकिंग करते हुए देखिए, सबसे पहले जो फैमिली का एक सोशल स्टेटस है, हर कोई वैसे ही चाहता है हमसे भी कि उनका सोशल स्टेटस उनको मिले। ओके। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखें। फिर एक कैंडिडेट का पर्सनल जो डिस्क्रिप्शन है, चाहे उसकी अपने पर्सनल फिजिकली अपीयरेंस हो गई या एजुकेशन हो गई या कुछ अचीवमेंट, तो उनका बच्चों का माइंडसेट भी वैसा हो जाता है। ओके। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसी हो जाती हैं। ओके। तो वो अगर चीज़ें, अगर सोशली स्टेटस हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, तो ये चीज़ें हम ध्यान रखते हैं कि इन पार्ट्स तो सेम इक्वल अगर मैच करके दें, थोड़ा सा इजी टू कनेक्ट हो जाता है, तो उनके पार्टनर इजी मिल जाता है उनको। और इसको और अगर इजी करना है तो आप साइकोरिन के पास आए। हाँ, नेचुरल है, वो साइकोरिन के पास आए। कमल जी, हमारे इतने ब्रीफ हम इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि हम पहले ही फैमिली से मिल लेते हैं, तो हम उनको डीपली खुद भी समझ आते हैं, तो हमें थोड़ा सा और ईजी हो जाता है। तो हमारा प्रोसेस ही ऐसा है, तो ईजी है हमारे पास। जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें एक फैमिली को या इंडिविजुअल को देखनी चाहिए, तो आप थोड़ा अपने दर्शकों को डिटेल में बताएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए, मैं जितना कम हो सके आप कंपेयर कम कीजिए। ओके। और अपनी इन्वॉल्वमेंट और एडजस्टमेंट ज़्यादा दीजिए। ओके। उस चीज़ को अगर आप रिश्ता ढूंढने भी जा रहे हैं तो कंपेयर ठीक है कीजिए एक लिमिट तक, उसके बाद अपनी इन्वॉल्वमेंट आप दीजिए, तो आपको एक अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा और टाइमली भी मिल जाएगा, और वो रिश्ता बाद में अच्छा सक्सेसफुल भी एक मैरिज बन जाएगी। वेरी नाइस। कमल जी, हमारे सवाल और बहुत हैं, मेरे को लगता है उसके लिए हमें एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस। थैंक यू सर। And as for all your matrimonial requirement, please contact Psychorin Matrimonial Services from the following number. Thank you so much. Bye.